हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स और सीधे सीधे ये फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। चूँकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं एक एवरेज वेलोसिटी के साथ, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो चूँकि करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब ऐसे कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है। इस वजह से इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है। आसानी के लिए हम एक ऐसा कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ। देखिए, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया है उसको हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं। क्रॉस से डिनोट करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, डायरेक्टेड इनवर्ड, और जो कंडक्टर की लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही होगी तो उसकी वजह कोई ना कोई सेल कनेक्ट किया गया होगा। तो एक कंडक्टर है जिसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं विद द एवरेज वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगाएगा, पहले हम निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इस फोर्स को हम बोल रहे हैं F'। ठीक, हम पढ़ चुके हैं फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला होता है QV sin थीटा। Q चार्ज होता है, चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी VD, मैग्नेटिक फील्ड B, चूंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रही है इसलिए sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 जो मैं नहीं लिखा। इसके बाद अगर हमें इस टोटल पूरे कंडक्टर पर फोर्स निकालना हो तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक, उसके लिए हम एक और टर्म कंसीडर करेंगे, दैट इज स्मॉल एन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, या हम इसको नंबर डेंसिटी भी कह सकते हैं। नंबर डेंसिटी का मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर नहीं है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर निकालने होंगे तो हम इस स्मॉल एन की मल्टीप्लिकेशन कंडक्टर के वॉल्यूम से करेंगे। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, कंडक्टर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो वॉल्यूम हो जाएगा AL। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे और ये होगा NaL। AL इज द वॉल्यूम
and small n is the number of electrons per unit volume. तो force on conductor, इस पूरे कंडक्टर पे अगर हम फोर्स निकालें तो वो होगा F इज इक्वल टू एन एफ डैश, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F डैश फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास है MAL, F डैश की वैल्यू हमारे पास है EVDV, तो F इज इक्वल टू ये आ गया। लेकिन हमें पता है कि I इज इक्वल टू NEAVD होता है। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब रिलेशन ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, I इज इक्वल टू NEABD। तो देखिए यहाँ पर N है, E है, A है और VD है, तो NEAVD की जगह हम पुट कर देंगे I, तो फोर्स आ जाएगा IVL। तो जब कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तब ऐसे कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करता है वो है IBL। लेकिन अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा हो, या कहें कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही हो, तब ऐसे केस में F इज इक्वल टू आ जाएगा IVL साइन थीटा। ठीक, इस फॉर्मूले से सीधा क्लियर है कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल फ्लो कर रही हो, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता है। ये फोर्स अप्लाई तभी करता है जब एंगल 90 या 180 0 या 180 से डिफरेंट हो, और अगर ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो मैक्सिमम फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर पर अप्लाई करेगा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू I और L क्रॉस B। ठीक है, यानी ये जो L की डायरेक्शन होगी ये हम वो लेंगे जो कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन है। क्योंकि I एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने उस पर एरो नहीं लगाया है, उसको हमने बाहर रखा हुआ है। तो L क्रॉस B की जो भी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कंडक्टर पर अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्शन को निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अपने दाहिने हाथ को आप इस तरह से फैलाएंगे, चारों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ रख लेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन की तरफ रख लेंगे, तब कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, पाम के परपेंडिकुलर इस तरह से। ठीक है, तो इस रूल का यूज करके हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स हों, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हों, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। देखिए, ये दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, लॉन्ग कंडक्टर्स हैं A और B। मान लीजिए इन दोनों कंडक्टर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। A कंडक्टर में मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रही है और B कंडक्टर में मान लीजिए I2 करंट फ्लो हो रही है, और अभी हमने एक ऐसी कंडीशन ली है जिसमें दोनों करंट्स की डायरेक्शन सेम है। हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड इसका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। तो ये जो दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, तो इस पर फोर्स लगेगा। ठीक इसी तरह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा,
और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कंडक्टर आ जाएगा, तो इस पर भी फोर्स लगेगा। ठीक, तो इस तरह से दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि करंट दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर करंट चूँकि सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ देखते हैं कि वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये हम डायरेक्शन से पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो रूल्स लगाने पड़ेंगे। एक रूल लगाना पड़ेगा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। और दूसरी बार हमें रूल यूज करना पड़ेगा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से निकालेंगे। देखिए हमें केवल अपना राइट हैंड ही यूज करना है, इसी राइट हैंड से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल लेंगे और इसी राइट हैंड से हम मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग कंडक्टर रखा होगा तो उस पर फोर्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस I2 करंट की वजह से होगी और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड I1 करंट की वजह से होगी। ठीक, तो अगर हमें I1 करंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम यूज कर रहे हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, जो ये कहता है कि थंब को करंट पे रख लीजिए, चारों फिंगर उस पॉइंट की तरफ कर दीजिए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। देखिए थंब करंट पर आ गया, चारों फिंगर हमने इस पॉइंट की तरफ कर दी, तब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ गया, अंदर की तरफ आ गया, तो यहाँ हमने क्रॉस बना दिया। ठीक, अब हम इस I2 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। इस I2 की वजह से हमने थंब देखिए रख लिया करंट पर, चारों फिंगर इस पॉइंट की तरफ कर ली हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आया, आउटवर्ड डायरेक्शन में आया, तो यहाँ हमने ये डॉट बना दिया। डायरेक्शन मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी मैग्नेटिक फील्ड की कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 यूज करेंगे और इन दोनों कंडक्टर्स पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। अगर इसको आप देखें, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 कहता है कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन करंट की है, तब पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि बाहर की तरफ है इसलिए हमने चारों फिंगर बाहर की तरफ कर ली। हम ऊपर की तरफ, फोर्स किस तरफ आया, बी वायर की तरफ आया। ठीक है ना, तो बी वायर। अब जरा इस पर देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ, फोर्स किस तरफ आया, ए वायर की तरफ। जरा देखें आप, जब करंट की डायरेक्शन सेम थी तब फोर्स अट्रैक्टिव। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो तब क्या होगा। यहीं पर एक फिगर और बना लेता हूं। इस बार करंट I1 इस तरफ रखी, लेकिन I2 की डायरेक्शन मैंने नीचे कर दी। दोनों के बीच की डिस्टेंस R। देखिए इस बार जो फिगर बनाई है इसमें करंट्स की डायरेक्शन हमने अपोजिट रखी है। आप चाहें तो I1 को डाउनवर्ड ले सकते हैं, I2 को अपवर्ड ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 यूज करेंगे और दोनों वायर्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे। I1 की वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, चारों फिंगर इस तरफ, करंट थंब की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में आया। I2 की वजह से निकालेंगे, चारों
फिंगर इस तरफ, लेकिन करंट नीचे की तरफ है, इसलिए ये कर लिया। इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाए। दोनों वायर्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। अब राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 यूज करेंगे और फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। जरा इस पर देखिए, फोर्स की डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर होती है। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन करंट की है। देखिए फोर्स किस तरफ आया, बाहर की तरफ आया फोर्स, ठीक है। इधर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे की तरफ है। ये किस तरफ आया, बाहर की तरफ। पता चल गया। जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तब फोर्स रिपल्सिव होता है। जब करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है। ये हमें डायरेक्शन से पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि इन पर ये फोर्स लगेगा कितना, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप दोनों में से किसी भी फिगर से निकाल सकते हैं, कोई सी भी फिगर यूज कर लीजिए। तो चूंकि I1 करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 कह दे रहे हैं, और I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 कह दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जो I1 करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, या एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, वो B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और एक ऐसा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, वो B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो अगर हम B1 और B2 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो V1 इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हमने एक लॉन्ग कंडक्टर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का निकाल चुके हैं पिछले टॉपिक में, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने नहीं इसको देखा है तो पहले इस फार्मूले को आप ड्राइव करना सीख लीजिए, तब आपको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। अगर देख लिया है तब आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया। म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। मैं इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन दूंगा, उस एंड स्क्रीन पर इसका लिंक दूंगा स्ट्रेट कंडक्टर का। आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के कॉर्नर पे भी आपको एक आई बटन मिलेगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की सारी वीडियोस को सीरियल से देख सकते हैं। देखिए होता क्या है, जो हम वीडियोस को सर्च करते हैं तो कोई अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगी, आपको सीरियल से नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आप चैनल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको सीरियल से वीडियो मिल जाएंगी। और जो मैं टाइटल देता हूँ वीडियो के ऊपर, वो पॉइंट 1, पॉइंट 2 करके दूंगा आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे 4th चैप्टर है तो 4.1 का मतलब वो पहला लेक्चर होगा। तो सीरियल में अगर आप देखते चले जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको सीरियल से सारे टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। बीच बीच में कोई न्यूमेरिकल्स के पार्ट रहेंगे, वो न्यूमेरिकल्स होंगे उन पिछली वीडियोस पर जो भी टॉपिक कराए गए हैं उसके बेस पर, ठीक। तो इससे आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम B2 निकालेंगे तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाया, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इस पहले कंडक्टर पर फोर्स निकालना है। अब चूंकि कंडक्टर तो बहुत लंबा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हम इसकी L लेंथ पर फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन कंडक्टर A, फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ कंडक्टर A, कंडक्टर की L लेंथ पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। कितना होगा F1, इसको हम कह रहे हैं। करंट है I1, मैग्नेटिक फील्ड है B2, और कितनी लेंथ ली है हमने इस कंडक्टर की, L लेंथ ली है। अब बात आती है साइन थीटा। थीटा एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट बोर्ड के प्लेन में है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है। एंगल 90 डिग्री का हो गया तो साइन 91, तो रह जाता है I1 V2 L। तो अगर हम इस वायर की पर यूनिट लेंथ पर फोर्स की बात करें
तो L को हम F1 के अपॉन ले लेंगे, ये आ गया I1 B2, ठीक है। I1 और B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर, तो ये F1 अपॉन L आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो पहले वायर की पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन स्मॉल r। दूसरे वायर की पर यूनिट लेंथ पर फोर्स देख लीजिए आप, फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ कंडक्टर B, ये कितना होगा F2, करंट है I2, मैग्नेटिक फील्ड है B1, लेंथ L। तो इस वायर की पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स F2 अपॉन L, I2 V1 की वैल्यू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, देन F2 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। देखिए ये भी मैग्नीट्यूड उतना ही आया जितना पहले वायर की पर यूनिट लेंथ पर आया था, ठीक। तो जब दो पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स में करंट्स फ्लो होती हैं तो दोनों वायर्स की पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं, ठीक है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये फोर्सेस अट्रैक्ट करते हैं, और अगर करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये फोर्सेस रिपेल करते हैं। इस फार्मूले से हमें एम्पियर की डेफिनीशन भी मिल जाती है। एम्पियर की डेफिनीशन निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर निकाला। वो फार्मूला हमने निकाला फोर्स पर यूनिट लेंथ का म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ठीक है। देखिए क्या है, मान लीजिए इन दोनों वायर्स में जो करंट्स फ्लो हो रही हैं वो इक्वल करंट्स फ्लो हो रही हैं, I करंट्स फ्लो कर रही हैं। अगर इन दोनों वायर्स की पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो, F अपॉन L कितना हो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू भी 2 × 10⁻⁻7 होती है, और I1 और I2 के मैग्नीट्यूड्स हमने जब बराबर कर दिए तो ये I² हो गया। और इन दोनों वायर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम 1 मीटर रखें, 1 रखें, तब I² = 1 आ जाता है और I = 1 एम्पियर आ जाती है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है कि जब वैक्यूम में दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स पैरेलल रखे हों और उनकी पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो, और जो पैरेलल रखे हों कितनी डिस्टेंस पर, यूनिट डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स वैक्यूम में अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हों और उन दोनों वायर्स के पर यूनिट लेंथ पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में उन वायर्स में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर होती है। ये डेफिनीशन आपने 11th स्टैंडर्ड में जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी तब 1 एम्पियर की डेफिनीशन वहाँ दी गई थी, समझ में ये यहाँ से आती है, ठीक। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनीशन, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर फोर्स, इस पर न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।